morning, friends. Let's start CPTC. Myself, Saurav Kumar, and I'll be taking up your CPTC, that is Computer Programming through C. Now, we'll focus on what we have already studied. Since today is the first class, so I will be explaining you the previously studied, whatever you have studied in computer fundamentals. मैं वही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपने पढ़ा है, आपने सीखा है, और वहीं से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार हम लोगों को किस तरीके से कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो है आगे मदद करता है सी प्रोग्रामिंग पढ़ने में। तो आप लोगों ने जो पढ़ा था लास्ट टाइम वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी। इसी को हम लोग कहते हैं CPTC, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, देखा था हम लोगों ने कि क्या है, यहाँ पर जो है आपका ये कंप्यूटर होता है, ये आपका CPU है, ये आपका कीबोर्ड है और माउस है। कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उस जिस तरीके से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उसी तरीके से कंप्यूटर जो है उस इन इंस्ट्रक्शंस को लेकर के सीपीयू में, ये आपका सीपीयू है, यहाँ पे प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। तो यहाँ पर से जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन से जो आपका इनपुट डिवाइसेस हैं उनके थ्रू इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो वो जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कीबोर्ड और माउस जैसे चीजें होती हैं। जैसे कि कीबोर्ड और माउस के जरिए हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे वो इस सीपीयू में जाएगा और वो सीपीयू क्या करेगा कि प्रोसेस करेगा। यहाँ पर मैंने क्लियरली यहाँ पे शो किया हुआ है कि आप जो कीबोर्ड से और माउस से जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस सीपीयू को जा रहा है। यहाँ पर से इंस्ट्रक्शंस सीपीयू को जा रहा है। लेकिन जब आपका प्रोसेसिंग हो जाता है और प्रोसेसिंग के बाद आपका जो सीपीयू है वो आपको क्या करता है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेस कर लिया है उसको मॉनिटर को देता है। मॉनिटर मतलब वीडीयू को दिया जाता है। और ये वीडियो क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोसेसिंग हुआ है, जो प्रोसेसिंग हो चुका है, उन प्रोसेसिंग को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाता है वीडियो में, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट में प्रोसेसिंग कर दिया जाता है। फाइनली उसके बाद क्या होता है कि जो हम लोग इनपुट डिवाइसेस से जो इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइसेस क्या कीबोर्ड और माउस ही हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, बीसीआर, ओएमआर। ये सब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। इसको कीबोर्ड और माउस आपका इनपुट डिवाइसेस है। और जो जॉयस्टिक और बीसीआर है, जॉयस्टिक से जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो गेम पर्पस के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो गेम वगैरह हम लोग खेलते हैं उसमें जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि एक पर्टिकुलर बटन जो है वो 4 बटन की तरह काम करता है, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। तो इस तरीके से काम होता है, उसको हम लोग जॉयस्टिक कहते हैं। कई बार फोन में भी आपने पहले भी देखा होगा कि जॉयस्टिक लगा हुआ वो आता था, जैसे N73 वगैरह फोन था पहले जिसमें कि जॉयस्टिक लग के आता था। नाउ अब जो है क्या है कि जो जॉयस्टिक है आपका, उसके अलावे और भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे बीसीआर, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है, जब भी आप किसी शॉपिंग के लिए जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वहां पर जो भी आप खरीदारी करते हैं उसमें एक टैग लगा होता है, प्राइस टैग, और उस प्राइस टैग में कुछ कोड्स होते हैं, बार कोड्स, जो कि आपका इस तरीके से नजर आता है। ये बार कोड्स हैं। तो ये बार कोड को रीड करने के लिए बार कोड रीडर होता है, जिसको कि हम लोग डिटेक्ट करते हैं एक मशीन के द्वारा, जिसको कि बारकोड रीडर कहते हैं। ये ओएमआर है। क्या है, ओएमआर। ओएमआर हम लोग कई बार एग्जामिनेशन में जाते हैं
एग्जामिनेशन देते हैं तो OMR शीट हमें मिलता है। तो जो OMR शीट हमें मिलता है वो OMR शीट कुछ और नहीं होता है बल्कि हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, जिसके थ्रू हम लोग आपके आंसर्स को रीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। और इसके बाद कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर और ईयरफोन। तो मॉनिटर क्या है आपको पता है, LCD LED मॉनिटर्स होते हैं। स्पीकर जिसके थ्रू आवाज बाहर आती है, मतलब जितने भी ऐसे डिवाइसेस जिसके थ्रू हमें कुछ मिलता है, दैट इज दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे प्रिंटर हमें प्रिंट आउट करके पेजेस देता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्लॉटर है। प्लॉटर क्या करता है, प्लॉटर बड़े बड़े मैप्स को बनाने में हमारी मदद करता है, जो कि आपका किसी प्लॉटिंग करना है, किसी प्लॉट का प्लॉटिंग करना है, मतलब किसी जमीन जायदाद जो जमीन है उसका प्लॉटिंग करना है, तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटर का प्रयोग करते हैं कि ये जमीन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो जमीन है वो इतना है, यहाँ से यहाँ तक की जमीन ऐसे है, ये जमीन ऐसे है। तो ये प्लॉटिंग की मदद से की जाती है, जिसको कि प्लॉटर कहते हैं। और जिस डिवाइस से किया जाता है वो प्लॉटर होता है, लेकिन वो प्लॉटर प्रिंट करके आपको देता है। प्रिंटिंग का ही एक समझिए एनहांस्ड वर्जन है ये। ईयरफोन क्या है, ईयरफोन एक्चुअली क्या होता है कि आपका एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें कि हम लोग गाने वगैरह सुनते हैं या फिर हम लोग बातें करते हैं, तो हम लोग ईयरफोन का प्रयोग करते हैं। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, और ये इनपुट डिवाइस के 5 और आउटपुट डिवाइस के 5 एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि जो कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करते हैं। तो जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्क्रीन के जरिए हम लोग टच स्क्रीन के जरिए हम लोग इनपुट देते भी हैं और उसी में आउटपुट देखते भी हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है विच वी यूज डेली इन आवर लाइफ। नेक्स्ट इज ईयरफोन विथ माइक। बच्चों ये कहना बहुत जरूरी है कि ईयरफोन तो है, ईयरफोन एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन उसके साथ ये माइक लगा होना चाहिए, तब आपका क्या कहलाएगा, ईयरफोन विथ माइक विल बिकम अ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। और इससे क्या होगा कि आपका जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है वो दोनों की तरह ये काम करने लगा, क्योंकि माइक से आप इनपुट देते हैं और ईयरफोन्स के थ्रू आप सुनते हैं। वहीं पर फोटोकॉपियर मशीन, फोटोकॉपियर मशीन क्या होता है, फोटोकॉपियर मशीन में आपका स्कैनिंग भी होता है और प्रिंटिंग भी होता है। तो पहले किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है, फिर उसको प्रिंट किया जाता है, इसलिए फोटोकॉपियर मशीन is also an example of input and output devices. Now there is modem. What is modem? Modem is a device through which you can give digital signals, you can convert digital signals to analog signals and analog signals to digital signals. We can do both. So what happens here, that the modem is like digital to analog and analog to digital. That means it is a device that converts digital signals to analog signals and analog signals to digital signals. You can take the screenshots, and we will talk about some keyboards, some data keyboards instruction, that is called data and instructions. So here comes now, whatever we can visualize is that whatever we can give the instructions, those instructions are in the form of data. ये data है क्या? Data are raw
फैक्ट्स। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स हैं। इसको क्या हम लोग कहते हैं? कच्चा तथ्य। कच्चा तथ्य मतलब ये कि जो भी आपके पास डेटा है वो रॉ है। तो ये रॉ डेटा होते क्या है? जैसे ए, बी, सी, डी, 1, 2, 3 इज इक्वल टू, प्लस, माइनस, परसेंटेज, ये सब जितने भी सिंबल्स और अल्फाबेट्स और न्यूमरल्स देख रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि these are the alphabets, these are the numbers, these are the symbolic instructions. Now, what does this infer? If I write only percentage, then what does it infer? It does not give you any fact. Means the data are meaningless. What are they? They are meaningless facts. Means raw facts means meaningless fact. These does not have any meaning. If I say A does not have any meaning. If I say B does not have any meaning. But what we do, that if we try to correlate it with the different raw facts. Suppose if I am writing A is equal to 1, B is equal to 4, then these two data, that will give you an instruction. How will it give you an instruction? Because A is equal to 1 give you some information. Means that A is the element having a value equivalent to 1. That means B is equal to 4 means B is an element having a value equal to 4. This is the information which we get from this. So now data can be combined. Means these raw facts are combined together in a sequence to form an instruction. ये रॉ फैक्ट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक रॉ फैक्ट है, ये भी एक रॉ फैक्ट है, ये भी एक रॉ फैक्ट है। तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल गया? इंस्ट्रक्शन मिला। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस आर दोज व्हिच गिव्स यू सम इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन देने और लेने की जो क्षमता है वो केवल और केवल ऐसे इंस्ट्रक्शन में जो कि सीक्वेंशियली लिखे हुए हों। अगर मैंने लिखा होता इज इक्वल टू 1A, तो फिर ये वही का वही रॉ फैक्ट्स ही रह जाता, ये रॉ फैक्ट्स ही रह जाता। लेकिन इसको जब मैंने सीक्वेंस में लिखा A इज इक्वल टू 1, देन इट गेव सम मीनिंग। तो ये जो मीनिंग दे रहा है, इस मीनिंग को पाने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हाउ टू राइट दोज डेटा इन अ सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी प्रोग्रामिंग के पहले जो टेक्निक होती है वो एल्गोरिदम वगैरह समझना पड़ेगा। तो उस एल्गोरिदम के तरफ चलने से पहले हम ये जान लें कि हमारे पास जो डेटा है उससे इंस्ट्रक्शन तो बना, लेकिन हाउ डज दीज इंस्ट्रक्शंस गिव अस अ प्रोग्राम। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्रोग्राम में इंक्लूड किए जाते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारा इंस्ट्रक्शंस होता है वो कुछ और नहीं होता है बल्कि वो रॉ फैक्ट्स होता है, और रॉ फैक्ट्स के जरिए हम लोग इंस्ट्रक्शन बनाते हैं और इंस्ट्रक्शंस के बाद हम लोग प्रोग्राम लिख पाते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आई हैव अ फंक्शन include, I am writing a program
अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएगा। एक हमने क्या किया, मेन फंक्शन लिखा है, उसके अंदर डिफाइन किया है ए बी सी हमने डिफाइन किया है। a इज इक्वल टू 5 डिफाइन किया है, b इज इक्वल टू 10 डिफाइन किया है। यहाँ पे हम लोगों ने c इज इक्वल टू a प्लस b किया है और प्रिंट करा दिया किसको, c को। इसका मतलब ये है कि जो हमारा c है वो क्या करेगा, a का वैल्यू लेगा 5, प्लस करेगा, b का वैल्यू लेगा 10 और प्रिंट कर देगा 15 एंड दिस विल बी द आंसर। अब नाउ ये देखिए कि व्हाट आर दीज आर ऑल इंस्ट्रक्शंस। These are all what? Instructions. These instructions has been framed such to form a program. ये प्रोग्राम तब बनता है जब हमारा इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली लिखा हुआ है। अगर ये सीक्वेंशियली नहीं लिखा गया तो हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो सही नहीं बनेगा। एग्जाम्पल कि अगर मैंने ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, C प्लस बी और पहले लिख दिया, मेन फंक्शन को नीचे लिख दिया, तो क्या होगा, दैट विल नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस। और जब ये सीक्वेंस फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा कि हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो सही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सही प्रोग्राम बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके का इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और किसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। अब ये हम लोग कैसे समझेंगे, ये हम लोग समझेंगे कि एल्गोरिदम के द्वारा। क्यों, क्योंकि एल्गोरिदम क्या होता है, जो एल्गोरिदम है वो प्रोग्राम बनाने में हमारी मदद करता है। ये एल्गोरिदम कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स इसके पास होते हैं। अब ये सेट ऑफ रूल्स होते क्या हैं, ये सेट ऑफ रूल्स को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे कि लैंग्वेज होता क्या है। सी हम लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज कैसे है। सी लैंग्वेज इस तरीके से है कि जब हम लोग सी को लिखें तो कंप्यूटर उसको समझ पाए। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज वही होता है जो जिसके बारे में कहा जाए या जिससे कहा जाए वो सामने वाला बंदा उसको समझ जाए। जैसे मैं अगर आपसे बातें कर रहा हूं और मैं अगर हिंदी में बातें कर रहा हूं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आप लोग उसको समझ पा रहे हो। अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा आप लोग उसको समझ जाओगे। लेकिन अगर मैं इसी चीज को कन्नड़ में बोलूं या फिर कोई ऐसे लैंग्वेज में बोलूं जिसको आप नहीं समझ पाओ, तो दैट विल बी अ पेनफुल फॉर यू। मीन्स वैसी चीजें आपके लिए कोई काम की नहीं होगी जिसको आप समझ ही नहीं पाए। मेरा पूरा बोलना व्यर्थ हो जाएगा, मतलब ये पूरा लेक्चर व्यर्थ हो जाएगा अगर मैं हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके ऐसे लैंग्वेज में बोलूं जो आपको नहीं आता है। तो हमारा कंप्यूटर भी वही है। अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो कंप्यूटर शुड अंडरस्टैंड दोज इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर को ये ये समझ में आता है, उसको क्या समझ में आता है वो हमें सीखना होगा, तभी कम्युनिकेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड। और ये कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। और वो लैंग्वेज जो है हमें लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। और जो ये लैंग्वेज है, यही लैंग्वेज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी के फॉर्म में। क्या पढ़ने वाले हैं, लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं सी के फॉर्म में। और ये सी के फॉर्म में जो हम लोग लैंग्वेज पढ़ेंगे वो होता क्या है कि आपका के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए जाता है और उसी प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास आउटपुट मिलता है। तो जब तक ये इंस्ट्रक्शन सही लैंग्वेज में नहीं होगा तब तक हम लोग उससे कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास जरूरी है कि हमारे पास एक सटीक लैंग्वेज होना चाहिए। और ये लैंग्वेज सीखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि आखिर वो लैंग्वेज काम कैसे करता है। जैसे हम लोग हिंदी लिखने के रूल्स समझते हैं, हिंदी में रूल्स होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि राम खाना खाता है, या फिर
इंग्लिश में राम ईट्स फूड। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में इसको पहले लिख दूं फूड राम ईट्स, तो ये सही होगा क्या? ये सही नहीं होगा। हिंदी में अगर मैं पहले लिख दूं खाना राम खाता है खाता, तो ये सही होगा? ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वी हैवंट फॉलोड द रूल्स। तो उसी रूल्स को पढ़ने के लिए या समझने के लिए हम लोगों को एल्गोरिदम समझना होगा। और ये एल्गोरिदम हम लोग कैसे समझेंगे? जब हम लोग ये समझेंगे कि हमारा जो डेटा है वो क्या होता है, और उन डेटा से इंस्ट्रक्शंस कैसे बनते हैं, और इंस्ट्रक्शन से फिर प्रोग्राम कैसे बनते हैं, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया है। और बहुत सारे प्रोग्राम को जब मिला दिया जाए तो वो सॉफ्टवेयर बनते हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर को अगर मिला दिया जाए तो सॉफ्टवेयर को कंबाइन करा दिया जाए तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लेकिन ये ध्यान में हमें रखना जरूरी है कि ये सारे के सारी चीज इन अ सीक्वेंस होने चाहिए। अगर ये सीक्वेंस में नहीं हुआ तो हमारा काम करना व्यर्थ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज कमेंट एंड राइट. I will be taking algorithm in the next class. Thank you. You can take the screenshots.